नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि इन्वायरमेंट 2024 को देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए ये सेशन में आ रहा था, बट एग्जाम हो चुके हैं और एग्जाम के पश्चात में इसे फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। ध्यान रखिएगा, जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था उसके पश्चात हम लोग इसे आगे पूरा करेंगे और आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से पारिस्थितिकी पिरामिड और पारिस्थितिकी फुटप्रिंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ही पोर्शन से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे पिरामिड हो या फुटप्रिंट हो, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप जिस भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सेशन को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड को देखते हैं। तो एक त्रिभुज बना हुआ चीज हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग पिरामिड के तौर पर जानते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड के तौर पर। ध्यान रखिएगा यह क्या है। सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि यह एक चित्रित निरूपण है, या हम पारिस्थितिकी को जब चित्रित रूप में दर्शाते हैं तो एक पिरामिड के रूप में इसकी रचना की जाती है। पिरामिड के रूप में इसे हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जीवों के संबंधों का जीवों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या संबंध है, या पोषण का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में किस रूप में होता है, उसकी चर्चा इसमें की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग एल्टोनियम पिरामिड के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखना है हमें। एल्टोनियम पिरामिड कहा गया है पारिस्थितिकी पिरामिड को। इसका विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन महोदय के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे एल्टोनियम पिरामिड कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक आपका संख्या पिरामिड हो गया, दूसरा जैवभार पिरामिड, और तीसरा ऊर्जा पिरामिड। ध्यान रखिएगा ये एल्टोनियम पिरामिड जो है, इस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या पिरामिड की। तो यदि हम लोग बात करें इसके उपयोग की, तो प्रत्येक पोषण स्तर से ये संबंधित होता है और अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोष और समस्या क्या है इसकी? सबसे बड़ी समस्या है कि किसी पारितंत्र का वास्तविक चित्रण करने में यह उतना सक्षम नहीं है, ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक समुदाय के जीवों की गणना करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो हम इस संख्या पिरामिड में उस संपूर्ण जातियों की संख्या का निरूपण इस पिरामिड के अंतर्गत किस प्रकार से करेंगे, यह इसका सबसे बड़ा दोष उभर करके सामने आता है। विशेषता की बात करेंगे तो यह पिरामिड बनता कैसा है, सीधा और उल्टा, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा टेक्निकल प्रश्न हो जाता है जब एग्जाम में हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि ये पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो ये बराबर प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा संख्या पिरामिड जो है ये उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। तालाब और घास पारितंत्र के लिए ये पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एकदम नहीं हो तो रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए। और हम लोग थ्योरी अपनाते थे कि यदि कोई चीज नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लेना है। मेरा एक फ्रेंड था जो हम लोग तैयारी करते थे, तो मैथ्स के सवाल भी वो रटता था और लिखता था एज इट इज रट लो। तो वही है यहाँ पे, एज इट इज हम लोग को रट लेना है। चाहे तालाब और घास पारितंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर यह सदैव सीधा बनेगा। वहीं वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो यह सदैव उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। तालाब और घास में संख्या पिरामिड सदैव सीधा बनेगा और वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में यह सदैव उल्टा बनता है। अब घास और तालाब पारितंत्र की बात करेंगे तो संख्या का यह निरूपण किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस पिरामिड की यदि हम लोग बात करेंगे तो सर्वोच्च स्तर पर मांसाहारियों को दर्शाया जाता है, जो कि सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। और सबसे निचले भाग में जिनकी संख्या सर्वाधिक होती है उसमें उत्पादक होते हैं, जो कि सूर्य के सहायता से अपने भोजन का उत्पादन करते हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन का उत्पादन उत्पादकों के द्वारा किया जाता है और उत्पादकों का भक्षण जो है शाकाहारी करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऊपर बढ़ती जाएगी, इसका जो आकार है यह छोटा होता जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो घास तंत्र और तालाब पारितंत्र की बात करेंगे तो दोनों का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव उल्टा बनेगा। अब आते हैं जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड जो हमारा बायोमास होता है, टोटल बायोमास, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत निवास करने वाले जितने भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पतियां हैं, उन सभी का बायोमास इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उपयोग क्या है इसका, तो सभी पोषण स्तरों में भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के अध्ययन के लिए इस
और उनके प्रदर्शन के लिए हम लोग जैव भार पिरामिड या बायोमास पिरामिड को हम लोग अब बनाते हैं। विशेषता क्या है? तो यह चारागाह और वर्णपाई तंत्र में सीधा बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। चारागाह और वर्णपाई तंत्र में जैव भार पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तालाब पारी तंत्र में यह उल्टा बन जाता है, और यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। इसे हम लोग शुष्क भार पिरामिड के रूप में भी जानते हैं, ये भी नाम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुष्क भार पिरामिड किसे कहा जाता है, तो वो आपका जैव भार पिरामिड हो गया। अब सीधा जैव भार पिरामिड की बात करेंगे तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि सर्वोच्च स्तर पर, सबसे ऊंचे स्तर पर हम लोग सर्वोच्च मांसाहारी को रखते हैं, और सबसे निम्न स्तर पर वे पौधे या वनस्पतियां होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं उत्पादन करते हैं। तो घास ध्यान रखिएगा उत्पादक है, और बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ जीवों की संख्या में घटता जैव भार, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सीधा बन रहा है कहां पर? स्थलीय पारी तंत्र में। और नीचे से अगर 1000 केजी हम लोग लेते हैं जैव भार, तो ऊपर बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च मांसाहारी के स्तर पर यह 1 किग्रा का हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और जलीय पारी तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जैव भार क्या होता है? ये उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। जैव भार कहने का आशय है, यहाँ पर एक अन्य ध्यान रखिएगा, इनकी संख्याओं से है। शेरों की संख्या घास खाने वाले जानवरों की संख्या की तुलना में कम होती है, तो ध्यान रखिएगा जैव भार इसी को सूचित करता है। लेकिन अगर हम लोग चले जाएंगे कहां पर? समुद्र में, तो जैव भार जो होगा हमारा, जो कि भोजन का उत्पादन करते हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी संख्या अधिक है, लेकिन उनका भार जो है वो कम है। परंतु जो मांसाहारी है, जैसे आपका वेल हो गया, बड़ी बड़ी शार्क मछलियां हो गई, इनका जैव भार क्या होगा? अधिक होगा। उत्पादक के बनस्पत जैव भार अधिक हो गया है, इसीलिए जलीय पारी तंत्र में हम लोग देखते हैं कि जो जैव भार पिरामिड बनता है वह उल्टा बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वृक्ष पारी तंत्र की बात करेंगे तो वृक्ष पारी तंत्र भी आपका वृक्ष पारी तंत्र में उल्टा संख्या पिरामिड की बात हो रही है, न कि यहाँ पर जैव भार पिरामिड है, ध्यान रखिएगा। ऊपर हम लोग जैव भार पिरामिड देख रहे थे, यहाँ पर वृक्ष पारी तंत्र में उल्टा संख्या पिरामिड बन रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचे स्तर पर उच्च परजीवी को रखा जाता है, और सबसे निम्न स्तर पर उत्पादक को रखा जाता है वृक्ष पारी तंत्र के अंतर्गत। और वृक्ष पारी तंत्र की अगर बात करेंगे तो उसमें उच्च परजीवियों की जो संख्या होगी, उत्पादकों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे ऊर्जा पिरामिड की। और ऊर्जा पिरामिड का अगर हम लोग देखें उपयोग, तो किसी पोषण स्तर में क्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए ऊर्जा पिरामिड का निर्माण किया जाता है। विशेषताएं क्या है? तो पिरामिड के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा और आधार पर सबसे कम, पिरामिड के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा एवं आधार पर सबसे कम, और बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि लिंडमान का 10% का नियम किस प्रकार से काम करता है। और ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होगा? सीधा होगा, ये ध्यान रखिएगा। संख्या और जैव भार पिरामिड के विपरीत ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब ऊर्जा पिरामिड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे होते हैं जिसमें आपका ये उत्पादक हो गए, और नीचे से हम लोग जाएंगे ऊपर तो 10% जो है उष्मा के रूप में ऊर्जा का यहाँ पर क्षरण होता है, कार्य करते हैं, तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले चरण में केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है। और अंत में देखते हैं कि जो तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी वर्ग में होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता जो है उसे केवल 0.1% ही प्राप्त हो रहा है कुल 100% ऊर्जा का, ये ध्यान रखेगा। बाकी का जो ऊर्जा होगा वह उष्मा के रूप में क्षय या उसका अपक्षय हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड की, तो ध्यान रखिएगा कि अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश अपरद कहलाते हैं, डेट्रिटस कहलाते हैं। क्या? तो अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश। मनुष्य सर्वभक्षी होने के कारण एक से अधिक पोषण स्तर के सदस्य होते हैं। मनुष्यों की बात करेंगे तो शाकाहारी भी हो सकता है, कुछ लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, और कुछ लोग जो है वो केवल मांसाहारी ही होते हैं। तो ये मनुष्य सर्वभक्षी है, ओमनीवोरस है, जो मिलेगा सब हर पतवार सब चबा करके खा जाते हैं हम लोग। अब वही बात करें जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड आगे दिया गया है परिभाषा में
कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार का रेखा चित्रीय निरूपण ही जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड कहलाता है। हम लोग देख चुके हैं जैव भार के विषय में बताया गया है कि किसी पारी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के जैव भार का आरेखीय निरूपण है, मतलब टोटल बायोमास उनका कितना है, उनके भार का आरेखीय निरूपण इसके अंतर्गत किया जाएगा। और जैव भार के मापन की इकाई ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। और किसी पारीतंत्र में ऊर्जा को मापा जाता है कैसे, तो किलो कैलोरी में एकांक क्षेत्र और एकांक समय में किसी पारीतंत्र में ऊर्जा को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में वर्तमान समय में प्रदूषकों का संचय हो जाता है। और इस प्रदूषकों की गति की दो प्रक्रियाएं हैं, एक है आपका जैव संचयन जिसे हम लोग बायो एक्युमुलेशन कहते हैं, और एक है जैव आवर्धन जिसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जैव संचयन या बायो एक्युमुलेशन को देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समयांतराल के साथ सांद्रण बढ़ता जाता है, और यह दर्शाता क्या है, तो किस प्रकार के प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अब पहुंचते हैं। और इसका कारक कौन होगा, तो अजैव निम्नीकृत प्रदूषक, यानी वैसे प्रदूषक जो जैविक रूप से अपघटित नहीं हो पाते हैं। अजैव निम्नीकृत प्रदूषक इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, कारक होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं पोषण स्तर की परिभाषा और विशेषता। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे तो आहार श्रृंखला का वह बिंदु जहां आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण हो जाता है। आहार ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषण स्तर कहेंगे। विशेषता क्या है, तो यह ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। पोषण स्तर कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा पोषण स्तर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, नीचे अगर हम लोग चलें, तो पोषण स्तर का जो आरंभ होगा वह उत्पादक से प्रारंभ होता है और अंतिम उपभोक्ता तक जाता है, यानी सर्वोच्च उपभोक्ता जो होगा उस तक जाएगा आपका पोषण स्तर। और उत्पादक कौन है, पौधे हैं प्रथम पोषण स्तर पर। शाकाहारी उपभोक्ता जो कहलाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जैसे टिड्डा हो गया, घास खाता है, खरगोश घास खाता है। जो घास खाने वाले जानवर हैं या जो उत्पादक पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे चूहा हो गया, ये तृतीय पोषण स्तर पर है। और इसी के पश्चात हम लोग देखते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता जो है हमारा, जो चतुर्थ पोषण स्तर पर है, इसे सर्वोच्च मांसाहारी का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग चूहा की बात करेंगे तो चूहा किसे खा जाएगा, चूहा को सांप खा जाएगा। और सांप को भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर हमारा बाज हो जाएगा, बाज या चील या जो भी है ये सांप को खा जाएगा। तो ये इसके लिए यहाँ पर सर्वोच्च मांसाहारी स्तर कौन होगा, तो बाज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के अतिरिक्त हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तीनों को, चाहे तृतीयक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक या उत्पादक को, सभी को अपघटक जो है वो सभी पर आश्रित रहते हैं। अपघटक पर जब इनका जीवन समाप्त हो जाता है या मृत्यु हो जाते हैं तो अपघटक इनके शरीर को क्षय करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। अब लिंडमान के 10% नियम की बात करें, जो कि हम लोग पूर्व में देख चुके थे, 100% से लेकर 10%, 10 से 1%, 1 से लेकर 0.1%, चारों स्तरों में ऊर्जा का विभाजन हुआ था। तो सबसे पहले एक जीव से दूसरे जीव में 100% ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी हम खाएंगे अगर किसी मांसाहारी जीव जंतु को तो उसकी ऊर्जा का 100% ऊर्जा हमारे अंदर में नहीं आएगा। वह ऊर्जा कितनी होगी, तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और रेस्ट जो 90% ऊर्जा है वह विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को करने में क्षय हो जाती है। चाहे सांस ले या किसी प्रकार के काम करे तो उसमें जो ऊष्मा का क्षय होता है उसमें ही हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा हमेशा क्षय होती है। इसीलिए केवल 10% ही अगले पोषण स्तर में पहुंच पाएगी, और किसी पोषक स्तर की सीमा अनंत नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे लिंडमान का 10% नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसे देख लेते हैं। क्या है कि ज्वार नदमुख उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत स्थल है। ज्वार नदमुख, ध्यान रखिएगा, भारत में 2 नदियां ताप्ती और नर्मदा ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
दूसरा है आपका प्रौढ़ मछलियां अंडे देने के लिए अर्थात अंड जनन के लिए ज्वार नदमुखों का ही सहारा लेती है, इसलिए विश्व के अधिकांश प्रमुख समुद्री मत्स्य उद्योग जो है वो ज्वार नदमुखों पर ही निर्भर करते हैं। हॉकी स्टिक की बात करेंगे, ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे और हॉकी जो पकड़ते थे, तो हॉकी स्टिक जो है मूलतः शहतूत या इसका वैज्ञानिक नाम है मोरस अल्वा, शहतूत की लकड़ी से हॉकी स्टिक का बनाया जाता है। चंदन क्या है? एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल की बात करेंगे तो ये पूर्ण तना परजीवी है, ध्यान रखिएगा। चंदन का पेड़ एक अपूर्ण जड़ परजीवी है और अमरबेल जो कि हम पेड़ पौधे में लिपटे हुए देखते हैं यह पूर्ण तना परजीवी है, ये ध्यान रखिएगा। जैव आवर्धन, अब बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। ये क्या है? तो जैव संग्रहण से संग्रहित प्रदूषकों का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण के साथ प्रदूषकों के सांद्रण में वृद्धि को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विशेषताएं क्या है? तो दीर्घ अस्थायित्व होता है, गतिशीलता होती है, वसा में घुलनशील होता है और जैविकीय सक्रियता इसमें दिखाई देती है जैव आवर्धन के अंतर्गत। और उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें तो इसे उसके उदाहरणों में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, विभिन्न प्रकार की भारी धातुएं जैसे पारा, तांबा, कैडमियम आदि, मछली पकड़ने और सोने के निक्षालन में प्रयुक्त साइनाइड, यह ध्यान रखिएगा, सोने को शुद्ध करने के लिए साइनाइड का भी प्रयोग किया जाता है उसके निक्षालन के लिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे हम लोग डीडीटी के नाम से जानते हैं, यह भी आपका जैव आवर्धन को बढ़ावा देता है और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में इनका ट्रांसफर होता है। अब जैव आवर्धन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ जो प्रदूषक स्तर होता है वह भी बढ़ता जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैव आवर्धन में बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ प्रदूषक का स्तर भी बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जल की बात करेंगे तो ये पीपीएम दिया हुआ है, इसके पश्चात जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली और मछली खाने वाले जो शिकारी पक्षी हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो प्रदूषक होते हैं वो संचित होते रहते हैं, इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे स्वच्छ जल समुदाय की, तो लैंटिक आवास और लेटोटिक आवास में इसे विभाजित किया जाता है। लैंटिक आवास की बात करेंगे तो वैसा आवास जो कि स्थिर जल से निर्मित हो, स्थिर जल में यदि कोई स्वच्छ जल समुदाय निवास करता है तो उसे लेंटिक आवास कहते हैं। जैसे आपका आर्द्र भूमि हो गया, तालाब, झील इत्यादि को हम लोग लेंटिक आवास के तौर पर जानते हैं। वहीं लोटिक आवास की बात करेंगे तो यहाँ पर मूलतः बहते जल का आवास होता है, जैसे कोई झरना, नदी या जलधारा है, वहां पर किसी भी समुदाय का आवास है तो उसका आवास लोटिक आवास कहलाएगा। अब बात करते हैं डीडीटी और पॉलीक्लोरिनेटेड और बाइफिनाइल या पीसीबी की, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों महत्वपूर्ण है। पूर्ण नाम क्या है हम लोग देख ही चुके हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम है। जैव अनिमनीय करणीय है और कीटनाशक है और कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव है। जब एक बार आप इनहेल कर लीजिएगा इसको अपने अंदर, इसे हम लोग खा लेंगे तो इसे निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। जैविक रूप से यह नष्ट नहीं होता है, ध्यान रखना है। उपयोग क्या होगा? तो मच्छरों को मारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण का आरोही क्रम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, ये ध्यान रखना है। आरोही क्रम इसे ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः जीवों के बसा वाले उत्तकों में डीडीटी जो होता है वो जाकर के जमा हो जाता है, ये उसके पश्चात ये हानि पहुंचाता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी की बात करेंगे तो इसका उपयोग विशेषकर के पेंट और प्लास्टिक निर्माण उद्योग में किया जाता है। विशेषता क्या है? तो तीव्र जैव संचयन की इसकी महत्वपूर्ण क्षमता होती है और यूरोपीय देशों में सील मछली की जो मृत्यु हुई है उसका कारक पीसीबी को ही माना जाता है। अब पारिस्थितिकी पदछाप की बात करेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, तो इसकी माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर पारिस्थितिकी पदछाप की मूल इकाई है। परिभाषा क्या है इसकी? तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के रूप में जानते हैं। और मापक के रूप में अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग या ह्यूमन डिमांड जो होगा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर,
उसे हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहेंगे। हम लोग कितना डिमांड कर रहे हैं अपने आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र से, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी पदछाप के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखना है हमें इकोटोन। चलिए इससे पहले हम लोग बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही यूकेलिप्टस, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक समय वैसे क्षेत्र जहां पर की भूमि की नमी समाप्त नहीं होती थी, वहां पर इसे लगाया जाता था, और आज के दिन की बात करेंगे तो इसे कहीं रोपा नहीं जाता है। पारिस्थितिकी का दुश्मन या शत्रु के रूप में इसे देखा जाता है, पर्यावरणीय शत्रु के रूप में इसकी पहचान की गई है। और जहां पर भी यह रहता है वहां पर भूमिगत जल का जो वाटर लेवल है या आसपास जो ताल तलैया तालाब या नदियां होती हैं छोटी, वो बाकायदा सूख जाती है। इसीलिए सरकार के द्वारा वनीकरण या वन रोपण के अंतर्गत यूकेलिप्टस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब तो इसे पर्यावरणीय शत्रु के रूप में जानते हैं, और अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसे यह नाम दिया गया है। आसपास के जो भी वाटर बॉडीज होंगे उसके पानी को यह कंप्लीटली सुखा देता है। और रोपित स्थान की मिट्टी के जलस्तर में अत्यधिक गिरावट आती है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह बहुतायत में उपलब्ध है, ये ध्यान रखना है। इकोटोन संक्रमिका की बात करेंगे, इकोटोन की, ये ध्यान रखिएगा। तो दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, यानी दो संक्रमण क्षेत्र है आपका, एक आर्द्र भूमि हो गया और एक प्लेन मैदान हो गया। अब ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं उसे ही हम लोग इकोटोन के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर आर्द्र भूमि, ये उदाहरण में दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि और ये सूखी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र दोनों आपस में जाकर के यहाँ पे मिल रहे हैं, इसे हम लोग इकोटोन के रूप में जानते हैं। और यहाँ की जो जैव विविधता होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जो दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाले जो भी जीव होंगे वो अपने आप को या तो आर्द्र भूमि में, या जो आर्द्र भूमि में निवास करते हैं वो मैदानी भूभाग में रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर चुके होंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो मैंग्रोव वन इकोटोन का उदाहरण है, लगून आपका इकोटोन का उदाहरण हो गया, एस्चुरी या ज्वारनद मुख हो गया, और घास पारितंत्र जो हो गया, ये सभी के सभी इकोटोन के उदाहरण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब बात करें हम लोग इकोटोन दलदली, ये इकोटोन को दर्शाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्थलीय पारितंत्र ये बगल में है, और यहाँ संक्रमण क्षेत्र एक दर्शाया गया है, और एक मेढक को दिखा दिया गया है। मेढक उभयचर है, स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बगल में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो वह दलदली भूमि जो मैदानी भाग को जलीय भाग से अलग करती है, वह आपका इकोटोन यहाँ पे संदर्भित किया गया है। इकोटोन या संक्रमिका, इसे दलदली भूमि के रूप में या मार्शलैंड के रूप में यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मेढक की बात करेंगे, मेढक दोनों जगह निवास कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो अनुक्रम जब किसी जलीय निकाय जैसे तालाब या झील में घटित होता है तो इसे हम लोग जलारंभी या हाइड्राक कहते हैं, ये ध्यान रखिए। हाइड्राक कहा जाता है इसे, या जलारंभी कहा जाता है। तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण क्या है? तो सुपोषण, यूट्रोफिकेशन जो है तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण है। अत्यधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजाति होते हैं क्या? तो शीर्ष मांसाहारी जो होते हैं ये अत्यधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजाति होते हैं। अनुक्रमण की प्रावस्थाओं में खाद्य जाल हो जाता है कैसा? तो ज्यादा जटिल हो जाता है। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं क्या कहलाएंगे? तो अंतः जातीय संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस कहा जाता है एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं को। और दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य होने वाली या घटित होने वाली जटिल पारस्परिक अंतः क्रिया क्या कहलाती है? तो अंतराजातीय संबंध, ये ध्यान रखिएगा। एक ही जाति में शादी करना है तो अंतः जातीय, दूसरी जाति में विवाह करना है तो अंतराजातीय विवाह, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, वह अनुक्रम जो उस स्थल पर घटित होता है जहां आर्द्रता कम है, जैसे खाली चट्टान, तो उसे कहते हैं शुष्क तारंभी। शुष्क तारंभी कहा जाता है वह अनुक्रम जो उस स्थल पर घटित होता है जहां आर्द्रता कम है, जैसे खाली चट्टान पर, तो इसे हम लोग शुष्क तारंभी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ कुछ चीजों को जोड़ करके हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। तो ध्यान रखिएगा,
फिजिकल फुटप्रिंट क्या है, ये पैर दर्शा दिया गया है और हर चीज इसमें बना दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन की उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा कैसे होती है, तो हम लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। भूमि उपयोग में हम लोगों ने परिवर्तन किया है और अंतरराष्ट्रीय परिवहन से कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए जो आवश्यक वन भूमि क्षेत्र है उसमें कमी हो गई है, जिससे जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल की बात करेंगे तो घरेलू निर्माण के लिए हम लोग लकड़ी लेते हैं, जलाऊ लकड़ी हो गया या जलावन या कागज के लिए या लुगदी उद्योग के लिए हम लोग यहाँ से लकड़ियां काटते हैं जंगलों से। विभिन्न प्रकार के आपूर्ति हम लोग लेते हैं जंगल से, तो आवश्यक औसत वन भूमि क्षेत्र जंगल होगा। कृषि भूमि या फसल भूमि क्या होगी, तो यह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए, फाइबर और भोजन के लिए फसलें उगाना, साथ ही साथ पशु चारा, पशुओं के लिए भी चाहिए, गोचर भूमि भी चाहिए होगी हमें, तिलहनी फसलों का उत्पादन भी करना है और बागवानी फसलों का भी उत्पादन करना है। तो सभी फसलों के लिए, कृषि के लिए जो भूमि उपयोग की गई है उसे हम लोग कृषि भूमि या फसल भूमि के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात चारागाह भूमि हो गई, तो वैसी भूमि जिस पर जानवर जो है चराई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मांस, डेयरी और ऊन आदि के उत्पादन के लिए, पशुधन को बढ़ावा देने के लिए चारागाह भूमि का विकास किया जाता है। मत्स्य क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर हम लोग मछली पकड़ते हैं और मछली की खपत सतत तरीके से समर्थन देने के लिए औसत समुद्री और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की आवश्यकता होगी। बिल्ट अपलैंड की बात करेंगे तो मानव गतिविधियों द्वारा भौतिक रूप से कब्जा की गई भूमि, इसकी उत्पादकता फसल भूमि के बराबर मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। बिल्ट अपलैंड जिस पर मानव ने अपने गतिविधियों के लिए भौतिक रूप से कब्जा किया है उसे बिल्ट अपलैंड कहेंगे और फसल भूमि के लगभग ये बराबर मानी जाती है। अब उदाहरणों की बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो ध्यान रखिएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहेंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो अवधारणा क्या है, तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं, तो इसे हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पायनियर कम्युनिटी, अग्रगामी समुदाय और चरमोत्कर्ष समुदाय, क्लाइमेट कम्युनिटी, इसके दो प्रकार हैं। अब अग्रगामी समुदाय क्या है, तो वे समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं वो पायनियर या अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं। वहीं वे समुदाय जिनकी रचना अनुक्रमण के अंतिम चरण में होती है उसे चरमोत्कर्ष समुदाय के रूप में हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अब पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, ये दो प्रकार का प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण होता है। तो परिभाषा अगर हम लोग देखें प्राथमिक अनुक्रमण की, तो खाली क्षेत्र जहां पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था और वहां पर एक नवीन समुदाय आकर के अपना आवास वगैरह, हैबिटेट वगैरह बनाता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन के रूप में जानेंगे। और उदाहरण के रूप में चट्टान, नवनिर्मित डेल्टा, रेत के टीले, द्वीप समूह आदि प्राथमिक सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन के उदाहरण हैं। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति को प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप से पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया हो, वहां होने वाला जो अनुक्रमण है उसे हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए परित्यक्त कृषि भूमि है, बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित मैदान हो गया या अग्नि या वनोन्मूलन से नष्ट वन इत्यादि होंगे द्वितीयक अनुक्रमण के उदाहरण। अब प्राथमिक अनुक्रमण की बात करेंगे तो प्राथमिक अनुक्रमण में सुव्यवस्थित श्रेणी क्या है, अग्रणी अवस्थाएं, मध्यम और चरमोत्कर्ष अवस्थाएं में इसे परिवर्तित किया गया। सबसे पहले नग्न चट्टानें आई, फिर उसके ऊपर लाइकेन, फिर लघु वर्षीय पौधे जो आए, लाइकेन साथ में साथ था, फिर बहुवर्षीय शाख और घास आई, घास झाड़ियां, फिर छाया देने वाले कुछ पेड़ आए, फिर छाया सहने वाले कुछ पेड़ आ गए जो कि बड़े आकार के थे। तो ये चरमोत्कर्ष अवस्था में छाया सहे पेड़ दिखाई हमें देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें पारिस्थितिकीय अनुक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण एक अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसके विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राथमिक अनुक्रमण पहले लाइकेनों से प्रारंभ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक अनुक्रमण सबसे पहले किससे प्रारंभ होगा, तो लाइकेन से प्रारंभ होगा। और पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का जो विवरण है ये वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, ये भी ध्यान रखना है कि वानस्पतिक परिवर्तन पर पारिस्थितिकीय
अनुक्रमण का विवरण केंद्रित होता है। वहीं अग्रगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, परंतु जीवन काल इनका कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अग्रगामी प्रजाति जो होगी, जो पायनियर प्रजाति होगी, तो पहले जाती है, उसकी वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, लेकिन जीवन काल उसका काफी कम होता है। और ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को, जैसे कि घास स्थल समुदाय में द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेजी से होता है, जिसमें 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं, जबकि टुंड्रा स्थलों की बात करेंगे तो इन स्थलों में इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। लाइकेन जो होगा चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करेंगे, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपर्दन और मृदा निर्माण में ये सहायता करते हैं। सबसे पहले चट्टानों पर जाकर कौन बसा, तो लाइकेन बसा, और प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है इन्हीं से प्रारंभ हो जाता है। बाकी सारी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं या आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब द्वितीयक अनुक्रमण की बात करेंगे तो यहाँ पर अग्रणी जातियां, मध्यस्थ प्रजातियां और चरम समुदाय के रूप में दिखाया गया है। आग के बाद घास भूमि, ये ध्यान रखिएगा, राख फैला हुआ है, इसके बाद घास भूमि हो गया, फिर घास झाड़ियां, पाइन, यंग, योक और हिकोरी के वृक्ष जो कि 5 से 150 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मध्यस्थ प्रजातियां हैं, विकसित ओक और हिकोरी के वृक्ष 150 प्लस वर्षों तक ये जीवित रहते हैं। तो अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया की बात करें प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की, तो क्लीमेंट्स ने वर्ष 1916 में अनुक्रमण की निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, ध्यान रखिएगा। क्लीमेंट्स के द्वारा अनुक्रमण या सक्सेशन का प्रक्रिया का वर्णन किया गया। पहला है वनस्पति रहित न्यूडेशन, यानी किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है। उसके पश्चात कोई प्रजाति वहां पर इन्वेद करेगी या आक्रमण करेगी, इन्वेजन करेगी, तो मृदा के गुणों में परिवर्तन, क्योंकि पुनर्जनन करने वाले जो जीवों का आगमन होता है यहाँ पे, वो आक्रमण करेगी। स्पर्धा एवं सहक्रिया, कंपटीशन एंड कोएक्शन होगा यहाँ पर, तो विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य संसाधन और स्थान के लिए अंतर जातीय और अंतरा जातीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और यहीं पर फिर हम लोग देखते हैं कि डार्विन का हम लोग क्या देखते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी लागू हो जाती है, क्योंकि जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या होगी, तो जीवित प्राणियों के प्रभाव के फलस्वरूप पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन यहाँ पर प्रतिक्रिया के स्वरूप हो जाएगा। और स्थिरीकरण की बात करेंगे तो अनुक्रमण की क्रिया का अंतिम समुदाय, जिसे दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है, वह स्थिर हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जो समुदाय वहां से प्रतिस्थापित नहीं हो पाए वो स्थिर स्टेबलाइजेशन वहां उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमणता में उसी प्रकार के जीवन का आगमन होता है जो वहां के लिए उपयुक्त होता है। अब जो टुंड्रा प्रदेश के लिए जो जीवन उपयुक्त है वो वही होगा, ये नहीं कि विषुवतीय क्षेत्र में उसका विकास हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, टुंड्रा क्षेत्र में लाइकेन का आगमन और टैगा क्षेत्र में शंकुधारी वन का आगमन हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत। तो अब आते हैं सहोपकारिता या सहजीविता, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग बराबर इसे बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेगुमिनेसी के पौधों में, ध्यान रखिएगा। तो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु जो हैं, ये सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री एनीमोन, एक एनीमोन आपका निडेरिया वर्ग का एक जीव है, और समुद्री एनीमोन और हर्मिट क्रैब के कवच से संलग्न होकर परिवहन और भोजन प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एनीमोन जो है सुरक्षा एवं छद्मावरण प्रदान करता है, किसको, तो हर्मिट क्रैब को। लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन में शैवाल एवं कवक की उपस्थिति होती है। शैवाल जहां पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, वहीं कवक जो है जल तथा सुरक्षा प्रदान करता है। परागन की क्रिया देखेंगे हम लोग, अंजीर के फल एवं बर्र के बीच सहोपकारिता का संबंध होता है। आर्किड पुष्प तथा भ्रमरों या भौरा जिसे हम लोग कहते हैं, तो भ्रमरों के बीच, आर्किड पुष्प और भ्रमरों के बीच सहजीवन होता है। दीमक और उनकी आंत में पाए जाने वाले क्लेजलेट प्राणियों के मध्य क्या होगा, सहोपकारिता। कुछ जीवाणु का जंतुओं के आंत में पाए जाना भी ये सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो एक पारितंत्र में प्रजातियां रह सकती हैं कितनी, तो एक से अधिक प्रजाति रह सकती है। कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उसका अनुपातिक महत्व अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग जंगलों की बात करेंगे तो शेर एक कीस्टोन प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। संख्या भले ही उनकी कम है
लेकिन उनका अनुपातिक महत्व बहुत ही अधिक है। अगर वो नहीं शेर समाप्त हो गया तो सोच लीजिए कि संपूर्ण पृथ्वी से घास ही समाप्त हो जाएगा, घास पारिस्थितिक तंत्र भी समाप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार चरम सामाजिक संगठन किसमें पाया जाता है? तो दीमक में, चींटी में, मधुमक्खी आदि की कॉलोनियों में क्या पाया जाएगा? तो सामाजिक जीवन पाया जाता है। यदि समुदाय में किसी कारण से कोई बाधा पड़ जाए तो उसमें तेजी से परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य जो कि प्रोटोप्लाज्म है, जो कि जीवन का भौतिक आधार है, वो 90 से 95% जल का बना होता है। मानव रुधिर के प्लाज्मा का 90% से अधिक भाग क्या है? जल का बना होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि चरम समुदाय स्थैतिक होता है। इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन वह परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, भले ही उस समय की जो जलवायु है वह स्थिर क्यों न हो। यानी परिवर्तन एक चरम स्थैतिक समुदाय में भी होता है, जलवायु के स्थिर रहने पर भी। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।